Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Muskan. Friends, as you know, after a long time, today I am back again with a new video which will be on the important topic of history. And friends, all questions are very important and also NCERT based. So friends, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, बेनिफिशियल रहने वाली है as always. So let's start our session विदाउट एनी डिले एंड विद आर टैगलाइन रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट. फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा. वो होगा मौर्य काल. ठीक है, जो कि हमारे प्राचीन भारत से है. इसमें हम इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जो कि हमारे MCQs रहेंगे और साथ ही हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन से ही रिलेटेड रहेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था. ठीक है, प्रशासन में जिस भी पोस्ट का नाम होता है, अधिकारी का नाम होता है. ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा नाम है जो कि मौर्य प्रशासन से रिलेटेड नहीं था. फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि हमें साथ ही फैक्ट्स भी करने हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को सिर्फ एक बार देखेंगे लेकिन हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर करेंगे. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्रहारित. अग्रहारित जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था. ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं युक्त अधिकारी की. ठीक है, जो युक्त अधिकारी है वो मौर्य प्रशासन में, यानी कि आप बोल सकते हैं अशोक के लेखों से हमें क्या है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये युक्त शब्द है या युक्त अधिकारी है, ये रिलेटेड था राजस्व संग्रहण से. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अधिकारी को क्या बोलते थे, युक्त कहा जाता था. और बात करें अगर हम रज्जू की, तो ये किससे रिलेटेड था, ये था हमारा भूमि पैमाइश. ठीक है, भूमि पैमाइश करने वाले अधिकारी जो थे वो क्या कहलाते थे, रज्जू कहलाते थे. और अगर बात करें प्रादेशिक की, तो ये प्रादेशिक जो अधिकारी था ये कौन था, ये मंडल का प्रमुख हुआ करता था. ठीक है, मंडल का जो प्रमुख अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था, प्रादेशिक कहा जाता था. तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी हमने साथ साथ फैक्ट्स भी कर लिए. तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है ये किसी भी पद अधिकारी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था. तो वो था हमारा ऑप्शन डी, यानी कि व्रात्य क्षत्रियों का. ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ठीक है, एग्रोनोमोई अधिकारी जो थे वो किस से रिलेटेड थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस है राजस्व प्रबंधन, माप तोल, प्रशासन प्रबंधन और मार्ग निर्माण. ठीक है, तो जो हमारे जो इनके मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमई जो अधिकारी थे वो किससे रिलेटेड थे, वो मार्ग निर्माण से रिलेटेड थे. ठीक है, और ये किससे स्पष्ट हुआ है, जो मेगास्थनीज की इंडिका है. ठीक है, इंडिका जो पुस्तक है उससे क्या है, ये स्पष्ट हुआ है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है. तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है. और फ्रेंड्स, जो ये प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है, ठीक है, किसके द्वारा रचित है, ये है जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, कौन थे, कवि हरिसेन. ठीक है, कवि जो हरिसेन है उनके द्वारा ये रचित है. साथ ही हम दूसरे भी लेख भी देख लेते हैं. ये जो आपका लास्ट डी है ये कौन सा है, एहोल. ठीक है, सॉरी ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या है, एहोल शिलालेख. ठीक है, जिसकी क्या है, रचना की थी रवि कीर्ति ने. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है. और फ्रेंड्स, जो ये एहोल शिलालेख है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बीजापुर में है. ठीक है, तो कई बार इनका स्थान भी पूछ लिया जाता है, बीजापुर में. और अगर बात करें मेहरौली शिलालेख की, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है चंद्रगुप्त द्वितीय से. ठीक है, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ये उनसे रिलेटेड है. और जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ये किससे रिलेटेड है, ये खारवेल के राज्य से संबंधित है. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, खारवेल के राज्य से रिलेटेड है. तो ये सभी के सभी स्तंभ आपको याद रखने हैं, शिलालेख याद रखने हैं.
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। तो वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सी यानी कि अशोक। ठीक है, अशोक ने क्या है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा का क्या है, एक मतलब रूप दिखाया खुद में। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने एक राजधर्म की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से मौर्य शासक जो थे वो क्या है, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, जो मतलब ए है हमारा राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। जो ये दोनों थे, अशोक और दशरथ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर बात करें चंद्रगुप्त की, ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और अगर बात करें बिंदुसार की, तो कुछ ऐसे बौद्ध ग्रंथ हुए हैं, उनके अनुसार क्या है, जो बिंदुसार था, ठीक है, ये किसको, ब्राह्मण धर्म को मानता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी किए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भाग और बलि क्या थे। ठीक है, ये क्या चीज़ थी, धार्मिक अनुष्ठान थे, राजस्व के स्रोत थे, सैनिक विभाग थे या फिर प्रशासकीय विभाग थे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्व के स्रोत थे ये। ठीक है, कौन से, भाग और बलि, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र में ये वर्णित है कि जो भूमि का मालिक होगा वो कौन होगा, राजा था। ठीक है, मतलब राजा था उस टाइम में, और जो भी फसल का जो भी प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, ठीक है, उसमें उसका हिस्सा था। ठीक है, उसमें उसका एक पार्ट होता था। ठीक है, उसी हिस्से को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, और जो बलि था, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, एक प्रकार का कर हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह शासक कौन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, गिरनार में सुदर्शन नाम भी आपको याद रखना है, सुदर्शन नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। और फिर सम्राट अशोक ने, ठीक है, 3वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में क्या है, इस झील से क्या है, एक नहर निकलवाई थी। और बात करें अगर रुद्रदामन की, तो इसने क्या किया था, सन 150 में, ठीक है, इस झील की क्या है, मरम्मत करवाई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि ईसा सन पूर्व के शासक की बात की गई है कि किसने क्या है इस कृत्रिम झील का निर्माण कराया था गिरनार क्षेत्र में। ठीक है, और किसके लिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशम मार्ग विश्व के सुदूर हिस्सों के बीच जीवंत पूर्वाधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक कड़ियों के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशम मार्गों के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स रेशम मार्गों के बारे में हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, रेशम मार्ग ईसवी सन से पूर्व अस्तित्व में थे और वे लगभग 15वीं शताब्दी तक फले फूले। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। इतिहासज्ञों ने स्थल पर और समुद्र से होकर अनेक रेशम मार्गों को पहचाना, ये भी करेक्ट है। रेशम मार्गों ने एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। रेशम मार्गीय व्यापार के कारण स्वर्ण और चांदी जैसी मूल्यवान धातुएं एशिया से यूरोप तक फैली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा रॉन्ग रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सिल्क रूट यानी कि हमारा रेशम मार्ग जो है, जो प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े। और एक इसका हिस्सा, बहुत ही जो फेमस जाना माना हिस्सा था, उत्तरी रेशम मार्ग है, जो कि क्या है, चीन से होकर, ठीक है, कहाँ से, चाइना से होकर क्या है, पश्चिम की ओर, फिर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर भी आती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डी है वो रॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। ठीक है, ये अभिलेख है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसका संदेश था अपनी प्रजा को। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, मतलब कोई भी अपना धर्म कुछ भी हो, हम कुछ भी माने, तो हम उस चीज़ को ना तो दूसरों पर थोप सकते हैं और ना ही हम दूसरों की मान्यता जो है उनको किसी भी तरीके की ठेस पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा संदेश किस सम्राट ने या किस शासक ने अपनी प्रजा को दिया।
ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मास्की। ऐसा राज्य देश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की के अलावा गुर्जरा, ठीक है, जो गुर्जरा जो राज्य देश है उससे भी, और नेत्तूर से भी, और एक है आपका उड़ेगोलम। ठीक है। ये ऐसे क्या है राज्य देश है जिससे क्या है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदामन का जो कौन सा विलेख है, जूनागढ़। ठीक है, ये फेमस है और इस पर क्या है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जूनागढ़ जो है विलेख है उससे भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा बिंदुसार। ठीक है, कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, और बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए क्या है। ठीक है, जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा पुरु, यानी कि पोरस। और फ्रेंड्स जो पुरु है, ठीक है, इसका जो राज्य था वो कहाँ पर था, झेलम और चिनाब, इन दोनों नदियों के बीच में था, झेलम और चिनाब। और फ्रेंड्स बाद में उसकी वीरता से प्रभावित होकर, यानी कि पुरु जो राजा थे उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है। तो ये पॉइंट में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन किसी और अधिकारी पद के लिए पूछा गया था। ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शंस में रज्जुक को भी डिस्कस किया था। तो रज्जुक कौन थे, ये क्या थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो काम था, ठीक है, रज्जुक जो शासन अधिकारी थे, इनका जो काम था वो क्या था, राजस्व की वसूली करना, ठीक है, और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली को देखना। ठीक है, ये इसके काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारा बी जो है राइट आंसर रहेगा, 13वें शिलालेख से हमें क्या है, कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। और ये जो 13वां शिलालेख है ये किसका है, ये अशोक का है। और यही वो युद्ध है जिसमें क्या है अशोक को बहुत मतलब दुख हुआ था, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका पश्चाताप भी किया था। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था, ये 8वें वर्ष, यानी कि जब उनका शासनकाल था, किसका, अशोक का शासनकाल था, यानी कि आप बोल सकते हो 261 ईसा पूर्व में ये क्या है, ये कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्वर्ण और चांदी। ठीक है, एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन था, वो कौन था, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, सम्राट अशोक की एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र जो है वो कहाँ पर पाई गई है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा कनगन हल्ली में। और ये स्थान कहाँ पर है, ये है कर्नाटक के गुलबर्ग में। ठीक है, गुलबर्ग में जो भीमा नदी है, भीमा नदी उसके किनारे पर स्थित है। और फ्रेंड्स अगर इस रूप चित्र की बात करें जो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसमें क्या है, एक राजा और एक रानी और कुछ महिला अनुचरों से क्या है जो वो घिरे हुए हैं। ठीक है, और उसी के पास में जो शिलालेख है उसमें क्या है, ब्राह्मी में लिखा हुआ है रान्यो अशोक, यानी कि राजा अशोक। ठीक है, ये उत्कीर्ण है जो कि चित्र में अशोक के होने की क्या है, पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डिलीट हो गया तो इसी वजह से मुझे ऐसे ये लिखना पड़ा, तो प्लीज़ राइटिंग में मत जाना, इसलिए मैं आपको बोलकर ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका, मतलब ये थर्ड टाइम है। तो हमारा जो है राइट आंसर रहेगा रज्जुक। ठीक है, ऐसे अधिकारी को क्या बोलते थे, रज्जुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दो प्रमुख शिलालेख का जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वे शिलालेख कौन से हैं। ठीक है, जो उसके संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ये 13वां है, ठीक है, 14वां नहीं है। तो इसका दूसरा और जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, ये इसके संगम राज्यों के बारे में बताते हैं। और इसके संगम राज्य कौन कौन से हैं, जैसे चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कारण थे। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, तो वो हमारा रॉन्ग में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं गलत क्या होगा, पहले हम इसे सही देख लेते हैं। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये करेक्ट है, ठीक है, तभी क्या है सिकंदर की सफलता हुई। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी फौज बेहतर थी, तो ये करेक्ट होगा। तो यानी कि जो हमारा नहीं है वो सी होगा, ठीक है। अगर आपसे सही है पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके दिया होगा, ठीक है, या फिर 1 और 2 ऐसे कुछ करके दिया होगा, तो हमारा उसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए, बी एंड डी रहेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, ठीक है। तो आपको क्या है, इनको सही क्रम में लगाना है, ठीक है, मतलब वो पहले किस जगह पर गए, उसके बाद कहाँ, ऐसे ऐसे करके, मतलब इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। फ्रेंड्स हम इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर पहले वो गए गया, ठीक है, देन वो गए कुशीनगर, ठीक है, फिर वो गए लुम्बिनी, आफ्टर देन कपिलवस्तु, फिर वो गए सारनाथ एंड देन श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे जो है ये 6 प्लेस हैं जहाँ पर क्या है सम्राट अशोक अपने तीर्थ स्थानों में सीक्वेंसली गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिनेता है। अभिनेता नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, अभिलेख होगा, ठीक है, अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिलालेख 12, ठीक है, ये 12वां शिलालेख है। इसमें क्या है, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति भावना व्यक्त की गई है और इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या है, प्रयास की अभिव्यक्ति भी की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा अभिलेख है, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कोष्टेक क्या था, ठीक है, ये क्या हुआ करता था। राइट आंसर रहेगा सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर जो क्या है वो क्या कहलाता था, कोष्ठेक कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी बुक किस राइटर के मतलब किस व्यक्ति ने लिखी है, ठीक है, और ऐसा कौन सा युद्ध नहीं, यहाँ पर है युगम, ठीक है, ऐसा कौन सा युगम है जो राइट नहीं है, मतलब सही मैच नहीं है, ठीक है। पाणिनि ने महाभाष्य लिखा, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, इंडिका, मेगस्थनीज और अश्वघोष बुद्धचरित। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या है, रॉन्ग होगा, क्योंकि पाणिनि ने महाभाष्य नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, सॉरी हाँ मुद्रा राक्षस नहीं है, ठीक है। हमारी जो बुक है वो क्या है, विशाखदत्त को मुद्रा राक्षस ने लिखा है, ठीक है, ये सही है। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, ये भी सही है। बुद्धचरित ने अश्वघोष लिखा है, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। लेकिन पाणिनि ने महाभाष्य नहीं है, ठीक है, ये हमारा मैच सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसको क्लियरली एक बार फिर से समझते हैं सही से, ठीक है। पाणिनि ने क्या है, महाभाष्य नहीं लिखा था, इसने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की थी। और ये अष्टाध्यायी क्या थी, ये संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली बुक है, पहली पुस्तक है, ठीक है। मेगस्थनीज ने क्या है, इंडिका लिखी थी, ठीक है। और जो मेगस्थनीज है ये कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। अश्वघोष ने क्या है, बुद्धचरित की रचना की थी, ठीक है। अश्वघोष ने क्या है, बुद्धचरित की रचना की थी। और ये जो अश्वघोष हैं ये कौन थे, ये बुद्ध कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उसका क्या था, राज्य कवि था, ठीक है। और मुद्रा राक्षस की रचना
ठीक है, वो किसने की थी, विशाखा दत्त ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट जो है वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा कि ये हमारा मैच सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ठीक है, तो हमें वो शासक बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि नंद। ठीक है, नंद जो वंश था इसका शासन था उस समय। सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व जो है भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत पर नंदों का शासन था। ऑप्शन में दिए हुए सभी चारों राजवंशों की अगर हम सीक्वेंसली बात करें तो सबसे पहले नंद राजवंश रहा, फिर मौर्य, फिर रहा शुंग राजवंश और उसके बाद कर्ण। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है सभी राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। देखिए फ्रेंड्स, अगर अशोक के शिलालेखों की बात करें तो उसने सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाए। ठीक है, और अभी तक क्या है 40 प्लस जो शिलालेख हैं वही प्राप्त हुए हैं। जो पहला शिलालेख है उसको जो पढ़ने में सफलता मिली थी वो मिली थी प्रिंसेप को। ठीक है, प्रिंसेप यानी कि जेम्स प्रिंसेप जो है उनको मिली थी 1837 ईस्वी में। ठीक है, जो पहला शिलालेख था वो इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। और अगर कुछ अभिलेख की बात करें, जो बाकी कुछ अभिलेख हैं वो क्या है, खरोष्टी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपियों में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या फिर चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा रॉन्ग है। मौर्य काल में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, तो ये हमारा राइट रहेगा। मौर्य काल में भूमि का व्यवहारता 25% तक देना पड़ता था, ये भी करेक्ट है। लाल सागर पर बनरिस नामक बंदरगाह की स्थापना भारत तथा जावा सुमात्रा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ऐसा नहीं है, तो ये क्या है हमारा रॉन्ग रहेगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको किसने लिखा है, कौटिल्य ने। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। वो 3 प्रकार की भूमि कौन सी है, क्रस्ट भूमि, ठीक है, सेकंड है आपकी अक्रस्ट भूमि और थर्ड रहेगी स्थल भूमि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की भूमि है जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा गलत है, लाल सागर पर बनरिस नगर नामक बंदरगाह की स्थापना भारत और जावा सुमात्रा के लिए नहीं के बीच में नहीं बल्कि किसके, मिस्र के बीच में, ठीक है, बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मौर्य काल के बारे में आज हमने डिस्कस किया। मौर्य काल से रिलेटेड क्या है, अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस बचते हैं जो कि हम अपने आने वाली 5 या फिर 4 to 5 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, तो ये हमारी आज का जो था ये फर्स्ट पार्ट था। अब इससे रिलेटेड 3 या 4 पार्ट और आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।